हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश विदेश की जो घटनाएं हैं, खबरें हैं, उस पर बात करते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल खबर में बहुत ही अहम यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट लैटिन अमेरिकन यानी साउथ अमेरिका के 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। उनमें वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा। ये बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में है। और अब से पहले ईरान ने जब तेल के जहाज भेजे वेनेजुएला को, तो उस पर बाकायदा अमेरिका ने एतराज किया था। लेकिन ईरान अपने अपने असर का, अपने ताल्लुकात का वहां तक एक तरह से फैलाव कर रहा है। ये बहुत ही अहम है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। हम उनसे समझेंगे कि ये विजिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में, जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल में बेचैनी है। इस वक्त उनका ये दौरा लैटिन अमेरिकी मुल्कों का कितना अहम है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये थैंक बताइए यू। कि ईरान के प्रेसिडेंट का ये दौरा 3 मुल्कों का, लैटिन अमेरिका का, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, क्या अब से पहले ऐसा सोचा भी जा सकता था कि वो मुल्क जिसको अमेरिका अपने तहत चलाता था शाह के जमाने में, अब वो मुल्क ना तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, वहां के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद करता है बिल्कुल खुले तौर पर, चाहे वो उन्हें टेररिस्ट कहते हो। उसके अलावा अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में जाकर के अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। इसके क्या मानी? देखिए, पिछले एक साल के दौरान अगर हम देखेंगे, ईरान ने सफारतकारी में नुमाया और हैरान कुन कामयाबी हासिल की है। खासकर जब से प्रेसिडेंट रईसी आए हैं, जिनके बारे में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये कोशिश कर रहे थे कि ये एक हार्डलाइनर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाशिए में डाला जाए, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं पूरी तरह नाकाम हुए। अगर आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में, हाल ही के कुछ महीनों के दौरान इतनी नुमायां तब्दीली जियोपॉलिटिक्स खासकर मिडल ईस्ट या दूसरे रीजन में आई है कि जिनका हम तस्वुर ही नहीं कर रहे थे। और इसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल रोल ईरान का रहा है। एक अगर आपने देखा है कि जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर एकदम यकायक सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात बढ़ गए, इसके बाद यूएई के साथ ताल्लुकात बढ़े। कल ही बहरीन का भी ये चल रहा है कि जिसके बारे में वो भी एक आध महीने के दौरान उनके साथ ताल्लुकात हुए। यहाँ तक कि जो मिडल ईस्ट में दूसरे प्रॉब्लम्स रिलेटेड थे विद दिस, यानी कि ईरान और सऊदी अरबिया के कशीदगी के बारे में, जिसमें सीरिया था, यमन था, वहाँ भी अमन शुरू हो रहा है, वहाँ भी अब कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही है। ये उन ताकतों के लिए, खासकर अमेरिका जो हमेशा कोशिश कर रहा था कि ईरान को वो किसी तरीके से उभरने न दे इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें ये बहुत बड़ा दचका है। और अब जो इन 3 ममालिक, ये तीनों जो है, अमेरिका के रिजीम के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। क्यूबा का जैसे फिडेल कास्ट्रो के ज़माने से, फिर इसके भाई आए, निकारागा या वेनेजुएला जो है वो इसमें ओपेक का मेंबर भी है, इसलिए ये बहुत अहमियत है। अगर आप देखेंगे, प्रेसिडेंट रईसी ने इसी साल अपना जो है दायरा जो है उनकी एक्टिविटीज़ का, वो पहले चाइना गए, इंडोनेशिया गए, एससीओज की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन की इसमें की है, सीरिया गए। और ये एक बड़ी, सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, जो अब अमेरिका को भी लग रहा है कि वो इसको, ईरान को वो साइड लाइन नहीं कर सकता है, बल्कि उनको ही इस सिलसिले में कहीं ना कहीं एम्ब्रेसमेंट फेस करनी पड़ी। जैसे अभी कोशिश की थी अमेरिका ने, उनके स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 3 दिन के लिए सऊदी अरब आए, उससे पहले एनएसए आए थे,
उन्होंने ये कहा था कि उनको सारे जो मुराद देने को तैयार थे जिनको बीच में उनमें दिए थे, लेकिन दूसरे ही दिन सऊदी अरब ने कहा नहीं, वो चाइना हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, दूसरों के, यानी कि एक तरफ इनको रिबफ किया। और उसी दौरान, विजिट के दौरान, ईरान ने अपनी जो एम्बेसी है उसका मिशन जो है वो शुरू किया हुआ। यहाँ ही नहीं, वो चाहते हैं ये जिद्दा में भी उनका कॉन्सुलेट रहे। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी प्रेसिडेंट रईसी की कि किंग सलमान ने उन्हें पर्सनली इनवाइट किया है सऊदी अरबिया के दौरे के लिए। ये सारा कुछ ये दिखाता है कि जो भी तदबीरें या मंसूबे बनाए गए थे कि ईरान को आइसोलेट करने में, वो अब बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और उन सैंक्शंस का भी अब कोई असर नहीं रहा है जो उन पर लगाए गए हैं। अब एक और जो बहुत सा बड़ा स्टेप ईरान ने लिया है, उसने अपने बहुत सारे साथी कंट्री, हमसाया कंट्रीज के साथ जो है लोकल करेंसीज में ट्रेड करने शुरू किया है, जो डॉलर को किसी हद तक इसकी जो है वक़्त जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसको ख़त्म कर रहा है। इसलिए ये हमें देखना है और इसका ज़रूरी इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ पर पड़ रहा है कि वो उनके जो सारे हरबे हैं वो ईरान का इन्फ्लुएंस, ईरान का जो दायरा असर है वो बढ़ रहा है, न कि घट रहा है, जिसकी वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है कि एक तरफ तो ईरान का असर बढ़ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि पिछले 2 साल में प्रेसिडेंट रईसी का ये 13वां फॉरेन का दौरा है, गैर मुल्की दौरा है। और सऊदी अरब में जो एंटनी ब्लिंकन होकर के गए, उससे दूसरे ही दिन वहां अरब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी हुआ है। तो ऐसी मुश्किल हालत में वहां जो अमेरिका के साथ इन तीनों लैटिन अमेरिकन मुल्कों के बीच में इख्तलाफात हैं, वहां ये मुल्क आपस में क्या कुछ एक दूसरे के लिए कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए तरक्की के लिए क्या काम आ सकते हैं, चूंकि नजरियाती तौर पर ये एक ही साथ हैं, ईरान या ये लैटिन अमेरिकी मुल्क भी। देखिए, इसमें पहली बार आपको देखना है वेनेजुएला जो है ये जो ओपेक का मेंबर है, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसलिए एटलीस्ट एनर्जी सेक्टर में इनकी एक है। दूसरी बात, इन्होंने ये दिखाया कि पॉलिटिकल इश्यूज पर भी जो सबसे जो हम पर ज्यादा डिफरेंस है वो एक है इस मामले में। और ये जो है इससे ये पहले जो कभी भी हम जैसे आपने कहा इमेजिन नहीं करते थे लैटिन अमेरिका के सफर तक जाएंगे। ये एक लंबा सफर है, तकरीबन 20 घंटे का सफर है, लेकिन ये मुमकिन हुआ। पिछले साल वो साउथ अफ्रीका भी गए, या ऐसे बहुत सारे कंट्रीज गए। जो एक शल में जो लग रहा था ईरान है आज से 2-3 साल पहले कि एक लिमिटेड एरिया में है, वो अब पूरे दुनिया के इलाकों में वो जा रहे हैं। वहां पर जो नए अप्रोच के साथ, नए विजन के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। और इसमें सबसे जो है लूजर जो है बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉक है। वो ये भी कल भी जैसे मैंने कहा अब अमेरिका कह रहा है कि बहरीन भी कर रहा है ईरान के साथ ताल्लुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि अमेरिका का ऑफिसर बता रहा है मीडिया को कि अब बहरीन और ईरान के भी ताल्लुकात बहाल होने वाले हैं। तो ये इतनी बेचैनी, इसका ये मतलब है कि उन्होंने शायद उनको कहा होगा कि आप मत कीजिए, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा होगा कि नहीं हम करेंगे ये चीज। जी जी जी। तो अब ये देखें ना, इससे जो सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस ईयर सो फार जो मशरिकी वुस्ता में तनाव था, और सिंपली बिकॉज ऑफ ये जो इसमें ज्यादातर अमल दखल जो है वेस्टर्न कंट्रीज का रहा है, वो एकदम खत्म हुआ।
लग रहा है कुछ था ही नहीं। यानी कि दिनों में तब्दीलियां आई। एक तरफ ईरान और सऊदी अरब के, दूसरी तरफ सीरिया को रेडमिट किया गया अरब लीग में, तीसरी तरफ उनके साथ सीज फायर बढ़ गया हुतीज के साथ, तीसरी तरफ एक के बाद चाहे इजिप्ट है, यूएई, सारे जो कंट्रीज है, अभी जो है कुवैत का ये उन्होंने भी किया। इसका मतलब है कि जो अमेरिका चाहता था इसको, इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के लिए, अब उसकी कोई बात मानता ही नहीं है, एटलीस्ट इस इशू। अच्छा, एक चीज और बार बार सामने आ रही है। ये एंटनी ब्लिंकन जब आए थे सऊदी अरब, तो अपने यहाँ वॉशिंगटन में यहूदी लॉबी को ये यकीन दिला करके चले थे कि हम सऊदी अरब और ईरान के बीच, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें उन्हें जिस तरह से एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद वो हालात नहीं बन रहे। अब एक चीज और आई कि सऊदी अरब की एम्बेसी वॉशिंगटन में, उसने भी बयान जारी किया कि जब तक फिलिस्तीनियों का जो कब्जा किया हुआ इलाका है, जब तक वो वापस नहीं होता, तब तक हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते। ये बहुत ही इजरायली मीडिया में ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा कि वॉशिंगटन में सऊदी अरब की एम्बेसी की तरफ से, वो तो इन्होंने डेलिबरेटली इनको कन्वे किया था। हाँ, क्योंकि पहले अमेरिका में जब ज्यूइश लॉबी के साथ ये है, उन्होंने ये डेलिबरेटली अपने मिशन के जरिए वहां पर कन्वे किया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें एक और चीज हमें देखना है। देखिए, अमेरिका यहाँ एक तरफ कहता है 2 स्टेट फार्मूला, दूसरी तरफ सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को खासकर, इनको प्रेशराइज करता है, इन पर दबाव डाला जाता है। पहले चूंकि वो ज्यादा एसर्ट नहीं कर रहे थे कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात, लेकिन इन रिटर्न अगर वो इजराइल को भी ये दबाव डालता कि आप भी फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए कोई मुस्बत कदम उठाए, या जो फार्मूला जो अब इजराइल ने एक्सेप्ट भी किया था 2 स्टेट फार्मूला, उसको इम्प्लीमेंट करो, तो एक बात बनती है। ये सिर्फ हमेशा जब भी जाते हैं, चाहे बड़े जाएंगे, चाहे प्रेसिडेंट जाएंगे, ट्रंप गया, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके एजेंडे में पहली बार यही होता है कि इजराइल को तस्लीम करो। अगर तस्लीम भी किया, अब हमने देखा 3-4 कंट्रीज ने तस्लीम भी किया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो लोगों की उमंगे हैं, वो तो चेंज तो नहीं हुई है ना, वो तो वहां के वहां ही रही। ये भी एक अमेरिका को सोचना चाहिए, इट इज ए 2-वे ट्रैफिक। ये नहीं कि आप सिर्फ ये कहो, दूसरों को कहो, और जो आपके अपने एलाइज है, जो आपकी ही वजह से वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको आप कभी भी ये नहीं कहते हैं, जो आप वहां पर इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं, मार दाड़ कर रहे हैं, लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उसको भी स्टॉप करो और नेगोशिएशंस में जाओ। वो कभी नहीं किया है उन्होंने। वो एंटनी ब्लिंकन जब सऊदी अरब से वापस गए और नेतन्याहू से मुलाकात की, वो 2-3 सेंटेंसेस कुछ मीडिया में आए, इजरायली मीडिया में, लेकिन उसमें बिटवीन द लाइन जो समझ में आता है वो तकरीबन शायद ऐसा है कि आप कम से कम झूठे ही वादे करते रहो, बोलो तो सही कि हम फिलिस्तीन 2 स्टेट थ्योरी को मानते हैं। अब तो इजराइल ने वो 2 स्टेट थ्योरी को मानने का वो खत्म ही कर दिया है, और खासतौर पर जब से अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल और अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया, उसके बाद तो बिल्कुल भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं होती। देखिए, जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई, ये तवक्का किया जा रहा था कि शायद अमेरिका जो इसके सिलसिले में अपने डिसीजन को रिवर्स करेगा। ऐसे बिगिनिंग में इसके इंडिकेशंस आए, लेकिन शायद प्रिवेल वहां पर वही स्ट्रॉन्ग ज्यूइश लॉबी हो गई, या वो एलिमेंट्स प्रिवेल किया गया। उन्होंने न ये किया कि वापस उसको जेरूसलम से इसको तेल अवीव लिया जाए, न कुछ इस पर दबाव डाला गया। अगर आपने देखा, जब जॉन कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसने 12 बार
उस वक्त वो एक्टिवली वो कोशिश कर रहा था कि इस मसले को किसी न किसी तरीके से हल करे। बारह बार उसने इजराइल और फलस्तीनियन का एरियाज का दौरा किया ताकि वो मजबूर, यहाँ तक कि इजराइल को फिर उससे एक किस्म की एलर्जी होने लगी कि ये क्यों हम पर दबाव डाल रहा है। लेकिन बाय द टाइम ट्रंप आए, सिचुएशन टोटली बदल गई, वो इजराइल के हक में पूरी हो गई, जैसे कि फलस्तीनियों का वहां पर नाम निशान में वजूद ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और है सोचने की। देखिए, इजराइल के वजूद को ईरान तस्लीम नहीं करता, और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है हमास या जिहाद इस्लामी, वो भी तकरीबन ईरान वाली लाइन पर ही सोचते हैं, और ईरान एक हुकूमत होते हुए हुकूमत के तौर पर वो उन्हें मदद भी करते हैं। हिजबुल्लाह भी मजबूत हुआ है। इजराइल के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि अब हिजबुल्लाह ने जो पिछले दिनों जो एक्सरसाइज की है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके बाद इजराइल में ज्यादा खौफ बढ़ा है, और ये कहा गया कि अगर जंग शुरू हुई तो 2000 रॉकेट्स हर दिन इजराइल को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ऐसी हालत में ये कौन सी समझदारी है, अगर हम इजराइल के अंदाज से भी सोचें कि वो ना तो इस फ्रंट पे अमन चाहता, ना इस फ्रंट पे अमन चाहता, तो फिर कैसे मुमकिन है पीसफुल रहना? देखिए, अगर आप देखेंगे इजराइल कभी भी इसके जो इंटेंशन से क्लियर नहीं है, इसके एक्सटेंशन डिजाइन है। और दूसरी बात, इनको पता है चाहे वो 67 वार है, 73 वार है, या उसके बाद भी जो हुआ इंतिफादा के दौरान, या गाजा पर हुआ, लेबनान पर जब वो भी किया, उनको उस वक्त भरपूर मदद की अमेरिका और इसके अलाइज ने, वरना उनकी हालत जो है बहुत खराब होती। ये वो खुद एडमिट करते हैं, और यही एक वजह है कि इजराइल एम्बोल्डन हुआ है। उसको किसी ने लगाम नहीं दी, उसको किसी ने रोका नहीं है। जो इलीगल एक्ट्स कर रहा है, रिप्रेशन कर रहा है, सप्रेशन कर रहा है, उसको रोकने के लिए जब भी है, आपने देखा इतना कुछ हुआ, हर दिन मारे जाते हैं। कभी जो है जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, इंसानी हुकूक या दूसरी चीज़ों, उसके बारे में एक लफ्ज़ भी अब नहीं निकलता। पहले फिर भी वो करते थे, वो इसकी कंडेमनेशन करते थे, अब बिल्कुल खामोश रहे हैं। अब उनके गले में दूसरी तोक़े पड़ी है, वो तो यूक्रेन पड़ा है, उनको साउथ चाइना पड़ा है, इनको ताइवान पड़ा है, और इस मामले में वो ज़्यादा अब, जैसे अब अफगानिस्तान तकरीबन छोड़ा ही है, इसी तरह अब फलस्तीन मसले पर भी वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं इतना जितना वो पहले इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इनको ये बात, एक चीज जो सबसे बड़ी एक खराबी रही, या कहिए कि बदकिस्मती, जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज ने, इस्लामिक कंट्रीज ने, यानी कि फलस्तीन इशू के बारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जिस तरीके से वो उनके प्रेशर के अंदर आए और बिलाखिर तस्लीम किया, रिलक्टेंटली ही तस्लीम अगर किया है, वो अमेरिका और उसके अलाइज को ये लग रहा है कि इनको कायल करना, इनको प्रेशराइज करना, उनको मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इजराइल को भी पता है। अब वो अटक गए हैं यहाँ पर सऊदी में। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर ट्रंप के जमाने में सऊदी अरब मानता तो सिचुएशन बदल, लेकिन पता नहीं उस वक्त उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने उसमें डिले किया, कोई दिखाया उसमें नहीं। हालांकि वो ये भी रिपोर्ट से, जैसे आपको भी पता है, नेतान्याहू उस वक्त रेड सी के एक सेहत अफजा मुकाम पर इनसे मिले भी, लेकिन अब उस जमाने को भी 3.5-4 साल से ज्यादा गुस्सा हुआ। अब थिंग्स आर चेंज। अब कोर्स जो है, रिवर का कोर्स चेंज हुआ है, पॉलिटिकल कोर्स चेंज हुआ है। अब ये इतना इजराइल के हक में या अमेरिका के हक में नहीं है जितना ये आज से 4 या 5 साल पहले था। इसलिए आजकल के ज़माने में एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन मुश्किल होगा। अच्छा, एक चीज जो अब जो नई सिचुएशन बन रही है, इसमें अगर मोटा मोटा समझा जाए तो सऊदी अरब, ईरान, मिस्र
तुर्की, ये एक तरह से चारों मुल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें काफी हद तक नजदीकियां महसूस हो रही हैं। तुर्की में तो अभी इलेक्शन हुआ है, अभी आगे आने वाले वक्त में वो किस तरह से चलेंगे बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब से उन्होंने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। तो अगर ये चारों बड़े मुल्क, उसके साथ जीसीसी मुल्क जाहिर है, सऊदी अरब के साथ जो मुल्क हैं, अगर ये वाकई अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद रह करके अपने रीजनल मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर करके, कोऑपरेशन बढ़ा करके, सिक्योरिटी कोऑपरेशन खासतौर पर गल्फ में, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अमेरिका हर दिन कुछ ना कुछ लूज ही करेगा। देखिए, वो तो जैसे हमने 1.5 साल 2 साल से हम कह रहे थे, 1.5 साल से ज्यादा, कि सऊदी अरबिया ने अपना पॉलिटिकल कोर्स जो है चेंज किया ग्रेजुअली, और इसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज ने, हमने आज से शायद बिगिनिंग में 2022 ये एक इंडिकेशन मिल रहे। अब अभी देखिए, 2 या 3 दिन पहले ही यूएई के प्रेसिडेंट अनशेड्यूल्ड विजिट पर गए टर्की, उन्होंने वहां पर मुलाकात भी की है। आज टर्की ने बयान दिया कि नाटो कुछ भी कहे, मैं इनको नंबर नहीं बनाना चाहूंगा, स्वीडन को नाटो। इससे ये जो है, और जो बिगिनिंग में जो तनाव रहा सऊदी और टर्की के दरमियान रिगार्डिंग कशोगी, वो मसला भी खत्म हो गया है। उसके बाद ताल्लुकात, चूंकि टर्की को भी लगा कि सऊदी अरब के यानी कि बड़ी मंडी है इसके ट्रेड के लिए, और दूसरी बात, जितना रहेगा, जितना यानी कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, वो अब फिर एकदम जुड़ रहे हैं एक के साथ, एक के बाद। ये भी वो, क्योंकि कतर तो पहले ही टर्की के साथ क्लोज, कतर किसी हद तक बहुत ईरान के साथ भी क्लोज है, क्योंकि जब उस पर एम्बार्गो लगाया तो इन 2 कंट्रीज ने उसको मैक्सिमम मदद की उस वक्त। आज टर्की की एक और न्यूज है जो ना ये दिखाता है इंडिकेशन, उन्होंने कहा अजरबैजान को जो इलाके उन्होंने आर्मीनिया से हाल ही में हासिल किए, वहां पर वो अपना काउंसुलेट, यानी कि एक कन्फ्रंट्रेशन, वो ये चीजें दिखाता है। जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी नहीं रही है, इसमें बहुत सारी चेंजेस और भी आ जाएंगे जो आज से 5 या 6 साल पहले थे। थिंग्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग, पीपल, कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स न्यू एलाइज, नए जो पार्टनर्स हैं उनके जो लगता है इसमें चाइना और रशिया या दूसरे कंट्रीज है, उनको आगे बढ़ाने के। अब देखिए, इसी में ये जो फलस्तीन का जो प्रेसिडेंट है उसको चाइना ने इनवाइट किया है विजिट के लिए। वो देखना है वो किस तरीके से, अगर वो चाहते हैं, वो जैसे उन्होंने पहले इंडिकेट किया है कि हम इस मसले में भी मीडिएट करना चाहते हैं, वो क्या प्रपोजल लेकर आ जाएंगे, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो ये दिखा रहा है कि अब नया पावर सेंटर है, वो नहीं वाशिंगटन नहीं रहा है, बीजिंग रहा है, या कोई और पावर सेंटर रहा है जो मसाइल को हल करने की तरफ ले रहा है। ये बहुत ही अहम है। देखिए, मैं अभी कल देख रहा था कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने, ब्लिंकन चीन पहुंचने वाले हैं, और उनके आने से पहले ही उन्होंने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि एक मेहमान फॉरेन मिनिस्टर आने वाला है, और उससे पहले ही एक तरह से तल्ख किस्म का बयान दिया है। तो ये इस सब में भारत कहाँ खड़ा हुआ नजर आ रहा है? भारत क्या लगता है कैसे एडजस्ट करेगा इन सब चीजों के साथ? देखिए, एक्चुअली जो भी हमने अभी तक देखा है, इंडिया ने इस मामले में बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। इन्होंने, वेस्ट ने बहुत कोशिश की ये अलग हो जाएगा, सोवियत यूनियन के साथ ना रखे, लेकिन ट्रेड और बिजनेस में ये इक्वली रहे, उनके साथ बढ़ावा हुआ। जो मैक्सिमम जो आजकल है 40%, जो ऐसे हमने पहले भी कहा है, हिंदुस्तान के जो है ऑयल रिक्वायरमेंट्स वो रशिया पूरा कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के मसले पर कभी भी उन्होंने रशिया की कंडमनेशन नहीं की, हालांकि ये कहा ह्यूमन राइट्स इशू। इवन ऑन चाइना, जिसके साथ तनाव जैसी सिचुएशन, इन्होंने बार बार अमेरिका और इसके अलाइज को कहा कि इस मामले में इंटरफेयर मत, ये हमारा बायलैटरल है, हम इसको बायलैटरल तरीके से
ये करें। हालांकि क्वाड या साउथ चाइना में वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या दूसरे कंट्रीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और जो विजिट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, इसको हाईएस्ट लेवल पर लेने की कोशिश की। लेकिन डिस्पाइट दैट इन्होंने अपने चैनल्स ओपन रखे। आपने देखा कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, 12-13 मीटिंग्स हुई है। इसके अलावा ये भी एक, आप देखिए ना, एक बहुत यानी कि इस मसले के बारे में बॉर्डर तनाव होने के बावजूद ट्रेड बढ़ गया, ट्रेड घटा नहीं। यानी कि इन दोनों चीजों को उन्होंने अलहदा किया। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड हो रहा है, हालांकि बॉर्डर तनाज़ा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक वो कामयाब, वो दूसरी बात है। लेकिन इसीलिए जो चाइना के साथ इस मसले पर, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर इस टकराव की बात नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बावजूद कारोबार बढ़ रहा है। और शायद वो जो मोदी जी के बारे में अक्सर विपक्षी दल कहते हैं कि वो चीन का नाम भी नहीं लेते, क्या कुछ है वो उनके दिल दिमाग में, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल भारत भी नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, खासतौर पर यूक्रेन जंग के बाद में। अभी मैं देख रहा था कि तेहरान में रूस के एम्बेसडर ने कहा है कि इस दौरान, पाबंदियों के दौरान भी हमारे भारत और चीन से बहुत ज्यादा ताल्लुकात बढ़े हैं, कारोबार काफी बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इतनी गहराई से मालूमात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारी कोशिश यही होती है कि खबरों को गहराई से समझा जाए ताकि सही पर्सपेक्टिव समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।